नमस्कार दोस्तों, क्लास 5 का सीबीएसई पैटर्न का ईवीएस यानी साइंस का जो बुक हमने शुरू किया है तो उसमें यूनिट नंबर जो 6 है इसका ये थर्ड पार्ट है, नेचुरल डिजास्टर। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो वो देख लीजिए, यानी आज ये यूनिट नंबर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे ड्रॉट। ड्रॉट का मीनिंग क्या होता है? सूखा। देखिए, कभी कभी बहुत बारिश आती है, बारिश आने के बाद तो हम उसको बोलते हैं ओला दुष्काल। उसको क्या बोला जाता है हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है। उसी प्रकार अगर बहुत कम बारिश हुई, अब ड्रॉट यानी क्या होता है? सूखा। सूखा यानी बहुत पानी कम गिरता है, यानी बहुत पानी कम गिरता है, रेन जो है वो आता ही नहीं या बहुत कम आता है। पर किसको बोला जाएगा? अगर आपको किसी ने पूछा कि इसकी परफेक्ट डेफिनेशन बताओ कि ड्रॉट यानी एक्चुअल में क्या होता है, तो देखिए, अ ड्रॉट इज अ पीरियड ऑफ 3 और मोर ईयर्स, 3 या 3 से ज्यादा साल, अगर वेन अ रेनफॉल यानी बारिश इज फार बिलो दी नॉर्मल रेट। देखिए, हर साल बारिश होती है, एक नॉर्मल रेट होता है कि उतनी बारिश होती है, सब कुछ अच्छा होता है। पर अगर 3 या 3 से ज़्यादा साल पे नॉर्मल रेट से कम अगर बारिश होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ड्रॉट यानी सूखा। तो क्या होगा? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर कोई पूछता है कि ड्रॉट यानी एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप किसी को पूछोगे ड्रॉट यानी क्या होता है तो क्या बोलेगा? सूखा। सूखा गिर गया, इस साल ना बारिश नहीं हुई, सूखा गिर गया। पर सूखा क्या एक्चुअल अगर आपको लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है बुक में, तो लिखने में बहुत दिक्कत आती है, तो आपको लिखना आना चाहिए। तो ड्रॉट यानी क्या होता है? अगर कंटिन्यू 3 साल या उससे ज़्यादा साल, 3 या उससे ज़्यादा साल अगर बारिश जो है वो नॉर्मल बारिश से कम होती है तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉट यानी सूखा गिर गया। हम बोलते हैं इस साल सूखा गिर गया, पानी पीने के लिए नहीं है, बहुत यानी तबाही मची हुई है, तो उसको क्या बोला जाएगा? ड्रॉट। ड्रॉट समझ में आ गया? अब देखिए, लैंड बिकम पर्च एंड ड्राई एंड सोर्स ऑफ वाटर ड्राई अप। तो इससे क्या होगा? जो लैंड जमीन होगी वो क्या होगी? पर्च होगी, यानी सूखी बन जाएगी, यानी उसको हम ड्राई बोलते हैं। यानी पूरी जमीन जो, अब बारिश ही नहीं होगी तो जमीन तो सूखी हो जाएगी, पूरी ड्राई हो जाएगी। एंड ड्राई एंड सोर्स ऑफ वाटर। अब सोर्स ऑफ वाटर यानी कौन से होते हैं? जहाँ पे पानी होता है, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, तो इसमें पानी होता है, तो ये सोर्स ऑफ वाटर है, तो ये भी ड्राई हो जाएंगे। पानी जब आएगा तब ये पूरा जो है वो फिल होगा, भरेगा। अब पानी ही नहीं आ रहा है तो ये तो पूरा खाली रहेगा, पूरा जो है वो यहाँ पे ड्राई हो जाएगा। तो ड्रॉट में क्या होता है? 3 या 3 से ज़्यादा साल अगर पानी नॉर्मल बारिश से कम होती है तो उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। उस कंडीशन में ज़मीन सूखी हो जाती है, जो वाटर के सोर्स होते हैं जहाँ पे पानी स्टोर रहता है वो भी ड्राई अप हो जाते हैं, वो भी सूखे गिर जाते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा? अब समटाइम्स ड्रॉट कैन बी ह्यूमन मेड। अब यहाँ पे सोचिए कि ड्रॉट जो है वो ह्यूमन मेड किस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे लिखा है कि समटाइम्स ड्रॉट कैन बी ह्यूमन मेड। अब बारिश तो हमारे हाथ में होती नहीं है, फिर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है समटाइम्स ड्रॉट यानी सूखा जो है वो ह्यूमन मेड यानी आदमी करता है। अब आदमी कैसे करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो एक बात सोचिए, जो बारिश होती है वो सबसे ज़्यादा जहाँ प्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लांट जहाँ होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत होती है। अगर हम प्लांट को ही काटना शुरू कर देंगे तो प्लांट नहीं रहेंगे तो बारिश कहाँ से आएंगी? तो प्लांट की कटिंग की वजह से प्लांट क्या करते हैं? बारिश को अट्रैक्ट करते हैं। अब प्लांट ही काट दिए गए तो वहाँ पे बारिश नहीं होती, और इसीलिए इसको बोला गया है कि समटाइम्स ड्रॉट कैन बी ह्यूमन मेड, यानी ये ह्यूमन मेड यानी आदमी बनाता है। क्यों? इनडिस्क्रिमिनेट यानी पागल बन जाता है इंसान, और क्या होता है? कटिंग डाउन द ट्रीज, और ट्रीज को काटना शुरू करता है। कैन मेक लैंड ड्राई एंड ड्रॉट पोन, और इसकी वजह से क्या होता है? ट्रीज को काट दिया जाता है। अब ट्रीज को काट दिया जाता है तो वहाँ पे बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो ड्रॉट हो जाता है, एंड लैंड भी ड्राई हो जाती है, एंड वहाँ पे जो है वो ड्रॉट यानी सूखा एरिया जो है वो बन जाता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे आपके इसमें? अब आप ज़रा सा सोच के देखिए कि अगर इफेक्ट में क्या होंगे। एनिमल में इफेक्ट होगा, प्लांट में इफेक्ट होगा, जो वाटर बॉडीज़ है जैसे वाटर सोर्स है, इसमें जो एनिमल लेक है, पॉन्ड है, इसमें जो मछलियाँ हैं या छोटे छोटे जीव जंतु है वो भी मर जाएंगे, क्योंकि सूखा गिरेगा तो लेक जो है वो भी ड्राई अप हो जाएगा। तो बहुत सारे खाने की प्रॉब्लम होगी, पानी पीने की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी दिक्कतें आएगी। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इफेक्ट क्या होगा? जो रिजर्वायर्स है जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ये क्या होगा? ड्राई अप हो जाएगा। जो ग्राउंड वाटर होता है, यानी हमारा ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, जो कुआं होता है, बोरवेल होता है, उसकी जो लेवल होती है वो भी ड्रॉप हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो हमें बोरवेल से भी पानी नहीं आएगा, जो हमारी
वेल है यानी जो हमारा कुआं है वो भी पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। एंड देयर इज़ नॉट इनफ वाटर फॉर एवरीवन, और हर एक के लिए पूरा पानी जो है वो मिलना असंभव हो जाएगा। यानी अब अभी की अगर हम बात करें तो हमारे घर पे बहुत अच्छा पानी रहता है, हम स्नान करते हैं पानी पीने के लिए, बाकी की एक्टिविटी के लिए, तो हमें जो है वो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो बाकी अदर एक्टिविटीज़ के लिए कहाँ से पानी मिलेगा? तो सफिशिएंट इनफ वाटर जो है वो हमें नहीं मिल पाएगा हर एक को। तो ये हो गया पहला इफेक्ट। कुछ इफेक्ट आप सोच के आपके मन से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया है सोचना, बहुत सोचना कि और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। आपको तो बहुत शॉर्ट में दिया है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जो भी इफेक्ट आपको लगता है कि हाँ ये इफेक्ट हो सकता है तो वो भी आप बुक में अपने इसमें लिख सकते हैं। अब क्रॉप जो है वो फेल हो जाएंगे, यानी देखिए एग्रीकल्चर खेती करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है, बिना पानी के तो खेती होती नहीं। तो अगर पानी ही नहीं रहेगा तो क्रॉप फेल हो जाएंगे, यानी खेती नहीं हो पाएगी और इसकी वजह से फूड की शॉर्टेज आएगी। अब खेती नहीं हो पाएगी तो फूड की तो शॉर्टेज आएगी, खाने के लिए जो है वो खाना नहीं मिलेगा, एंड इसकी वजह से क्या होगा? फेमिना होगा, यानी भूखमरी होगी। फेमिने होगा यानी भूखमरी की जो है वो परिस्थिति आएगी, यानी लोगों के पास खाना नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए पानी लगता है, पानी नहीं रहेगा तो खेती नहीं पिकेगी, खेती नहीं पिकेगी तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो खाने के लिए प्रॉब्लम आएगी, तो उसको बोला जाता है फेमिना। एंड पीपल एंड एनिमल डाई, तो इसकी वजह से क्या होगे? इंसान के लिए खाना नहीं रहेगा तो जानवर क्या खाएंगे? क्योंकि कुछ प्लांट ही नहीं बचेंगे तो एनिमल भी मरेंगे, इंसान भी मरेगा और डिसीज़ भी फैलेंगे। अब देखिए खाने को नहीं मिला तो हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है, तो कोई डिसीज़ ने अगर अटैक कर दिया तो डिसीज़ बढ़ेंगे, तो बहुत सारी डिसीज़ जो है वो स्प्रेड होंगी। अब तीसरा इफेक्ट देखते हैं क्या होगा? विंड इरोड्स एंड टॉप सॉइल। अब जो ज़मीन है, सॉइल है, वो तो पूरी ड्राई है। जब विंड आएगी तो विंड अपने साथ ये जो इसकी ऊपर की सॉइल है वो विंड के साथ चली जाएगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। तो विंड क्या होगी? इरोड एंड टॉप सॉइल दैट ड्राइज अप ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर। ये सब कंडीशन क्यों हो रही है? लैक ऑफ वाटर, तो वाटर की वजह से। अब प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं? प्रिवेंशन यानी बचाव। तो ड्रॉट की कंडीशन आनी ही नहीं चाहिए, आनी ही नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसको बोला जाता है प्रिवेंशन। तो आप भी ज़रा से सोचिए कि ड्रॉट कंडीशन यानी सूखा नहीं आने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 2 मिनट सोच के बताइए। सबसे पहले क्या करना होगा? ट्रीज लगाना होगा, प्लांट लगाना होगा। जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतने ज़्यादा वो बादल को कैप्चर करेंगे, उतनी ज़्यादा भरपूर बारिश होगी, यानी सूखा नहीं गिरेगा। तो प्रिवेंशन में क्या होगा? प्लांटिंग ट्रीज, मोर ट्रीज एंड प्रैक्टिसिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और आपने एक वर्ड सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। हमें प्लांट तो लगाना ही है, पर घर घर में अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी देखिए आजकल क्या हो रहा है, जो सिटी है वहाँ पे रोड पे डामरीकरण है, पेविंग ब्लॉक्स लगे हैं, घर पे हमारे टाइल्स है, तो जो भी पानी गिरता है, रेन वाटर का पानी गिरता है, वो ज़मीन के अंदर नहीं जाता, वो वहाँ से फ्लो होकर नाली में जाता है, नाली से बड़े नाला में जाता है, वहाँ से रिवर में चला जाता है, वहाँ से फिर समुद्र में चला जाता है। तो पानी ज़मीन के अंदर तो जाता ही नहीं। अब पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, आपने सुना होगा पानी अडवा पानी जिरवा मुहिम गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, और इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है? अगर आपके घर में कुआं है या फिर एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे में उस पानी को छोड़ा जाता है कुछ प्रोसेस करके, ताकि वो पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जा सके, और फिर ज़मीन में जो पानी होता है उसकी लेवल, अगर कुआं है तो फिर कुएं में ज़्यादा पानी आएगा। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस समय हमारे पास भरपूर पानी रहेगा। ड्रॉट की कंडीशन आती भी है तो ग्राउंड लेवल की जो पानी की लेवल है वो अच्छी रहेगी, तो हमें इससे छुटकारा मिल सकेगा। तो सबसे पहले प्लांटिंग ट्रीज एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो हमें मुहिम चलानी है, क्या इंक्रीज दी ग्राउंड लेवल वाटर। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या है? अब अगर बहुत ड्रॉट की कंडीशन आ गई, खाने पीने को कुछ है नहीं, तो गवर्नमेंट के पास क्या होता है? क्रॉप जो है, वो जो धान्य जो होता है वो स्टोर करके रखा हुआ होता है। तो वो जो क्रॉप है जो स्टोर्ड बाय गवर्नमेंट के पास है, हम कैन बी यूज फॉर द फीड द हंग्री एंड अवॉइड फेमिना। यानी गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? गवर्नमेंट जो है वो अपने पास का खाना जो है वो लोगों को पहुंचाएगी, जो भुखमरी है उसको अवॉइड करने के लिए क्या करेगी? लोगों के पास जो है वो प्रोवाइड करेगी कि ये लो खाना, ये लो खाना। जैसे कोविड के समय में गवर्नमेंट ने बहुत सारी मदद की थी, लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, बाकी भी बहुत सारे लोग थे उन्होंने भी मदद की थी। तो उस प्रकार की मदद करके जो है वो खाना या फिर जो क्रॉप होते हैं, धान्य होते हैं, वो लोगों तक पहुंचा के जो है वो मदद की जा सकती है। तो ये है प्रिवेंशन
ये हमने देखे इफेक्ट, और ये ड्रॉट यानी क्या होता है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखा। अब देखते हैं हम सुनामी यानी क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन। गाइज अब हम बात करेंगे सुनामी की। देखिए सुनामी के में एक बात ध्यान रखना कि सुनामी का जो स्पेलिंग स्टार्ट होता है वो टी से चालू होता है, ठीक है, TSUNAMI सुनामी। तो ये सबसे पहले याद रखना है। अब सुनामी यानी होता क्या है, तो सबसे पहले समझिए सुनामी, अगर किसी ने आपको पूछा कि क्या है सुनामी, तो सुनामी कुछ नहीं है, जेंट वेव्स है। जेंट यानी बहुत बड़ी बड़ी वेव जो आती है, वेव यानी लहरें, समुद्र में जो लहर आती है उसमें से अगर बहुत बड़ी लहर है वो अगर कोस्टल एरिया की तरफ आ रही है, जो किनारा होता है समुद्र का जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे जब कोस्टल एरिया की तरफ अगर वो बहुत बड़ी लहर आ रही है तो उसको बोला जाता है सुनामी। तो सुनामी दूसरा कुछ नहीं है, सुनामी क्या है, सुनामी रात जेंट वेव यानी बहुत बड़ी वेव। जो वेव समुद्र में आती है वो रेगुलर, वो बहुत छोटी होती है, पर बहुत उससे भी कई गुना 100 गुना ज़्यादा अगर बड़ी वेव अगर आती है तो उसको बोला जाता है जेंट वेव। तो सुनामी क्या है, एक जेंट वेव है, ठीक है। अब गाइज अगर हम बात करें ये जेंट वेव जो है वो आती कहाँ से है, हेलो है ना, तो ये आती कहाँ से, देखिए तो अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है और लैंडस्लाइड है। अब अर्थक्वेक जब समुद्र के अंदर अगर अर्थक्वेक हो गया तो ये वेव क्रिएट हो सकती है, बन सकती है। वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तब जेंट वेव आ सकती है। और लैंडस्लाइड यानी मान के चलो ये बहुत, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, अब कहीं पे अगर ये पर्वत आ गया, इसके जो एरिया होता है तो बीच बीच में पर्वत भी आते हैं। कोई पर्वत अगर इधर से खिसक के समुद्र में गिर गया, बहुत बड़ा पर्वत है और समुद्र में खिसक गया, तब भी वेव जो है वो आ सकती है। तो कारण क्या है जेंट वेव आने की, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड कहाँ से होगी, जो समुद्र होता है इसके बीच बीच में कहीं कहीं जो है वो बड़े बड़े पर्वत होते हैं, उसमें से अगर कोई हिस्सा गिर जाता है तो उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो इनकी वजह से क्या आती है, सुनामी आती है। तो सुनामी क्या है, जेंट वेव्स, ठीक है, दैट ऑकर ऑन दी ओशन फ्लोर। तो ये ओशन के फ्लोर पे जो है वो आती है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इन डीप ओशन, अब जो ओशन होता है इसके अंदर डीप ओशन में दीज वेव आर नॉट बिग। तो ये वेव जो होती है ये छोटी होती है, जैसे ये डीप ओशन है तो यहाँ पे ये छोटी वेव है, ठीक है, एंड दे बिकम बिगर। और जैसे ये कोस्टल एरिया यानी किनारे की तरफ आती है तो ये बड़ी बड़ी होती जाती है, ऐसी बड़ी बड़ी होती जाती है, ये देखिए बड़ी बड़ी हो रही है। एंड मोर डेंजरस, ये बड़ी भी होती है और क्या होता है, मोर डेंजरस भी होती है, यानी बड़ी भी होती है और डेंजर बनती जाती है। जब ये डीप सी पे होती है तो डेंजर होती है क्या, डेंजर नहीं होती, छोटी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी। और जैसे ये किनारे की तरफ आती है तो ये बड़ी होती जाती है और डेंजर होती जाती है। व्हेन दे अप्रोच दी शैलो वाटर कोस्ट, यानी जब वो कोस्ट की तरफ आते हैं तो डेंजर बन जाती है और बहुत बड़ी बन जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके इफेक्ट क्या हो गया, तो सुनामी समझ में आ गया। सुनामी क्या है, जेंट वेव है, बहुत बड़ी वेव्स है जो अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड की वजह से आती है। डीप ओशन में ये छोटी होती है और जैसी कोस्टल एरिया की तरफ यानी किनारे पे आती है तो ये बड़ी होती जाती है और डेंजर होती जाती है। यहाँ पे क्लियर है। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे, देखिए अब ये किनारे की तरफ आएंगे, यहाँ पे लोग जो है वो रहते होंगे, अपना बिजनेस करते होंगे, कुछ भी करते होंगे तो इनको अफेक्ट होगा। यहाँ पे सॉइल जो है इसके अफेक्ट होंगी, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको, यहाँ पे समुद्र का पानी यहाँ आएगा तो यहाँ का पानी सॉल्टी हो जाएगा तो इनको दिक्कत आएगी। देखते हैं मैसिव लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। अब यहाँ पे लोगों की बिल्डिंग है, घर है, ये अगर पानी इधर आ गया तो बहुत सारे घर टूट जाएंगे तो प्रॉपर्टी का लॉस होगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे तो लाइफ का लॉस होगा। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है और लाइफ का भी लॉस होता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, सॉइल एंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड बाय सी वाटर। कॉन्टेमिनेटेड यानी खराब होना। अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनके पास पीने का शुद्ध पानी है, यहाँ की ज़मीन अच्छी है। अब ये वेव्स आ गई, यहाँ पे आने के बाद ये पानी जो है, सॉइल जो है वो सॉइल पे चले जाएगी। सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होता है, तो ये सॉल्ट माटी में मिक्स हो जाएगा तो माटी जो है वो सॉल्टी हो जाएगी, पानी सॉल्टी हो जाएगा तो पीने के लिए बचेगा नहीं, यानी पीने के लिए पानी में दिक्कत आएगी। तो सॉइल एंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड क्या होगा, सी वाटर से कॉन्टेमिनेट होगा एंड सॉइल बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन। तो हम उसमें कल्टिवेशन नहीं कर पाएंगे। कल्टिवेशन यानी जो हम खेती करते हैं तो उसके लिए ये अनफिट हो जाएगी। एंड वाटर बिकम सॉल्टी एंड अनफिट फॉर ड्रिंक। और वाटर कैसा हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा और हम उसको जो पी नहीं पाएंगे, ठीक है, ये इफेक्ट होता है। और क्या होगा, डिसीज स्प्रेड एंड देयर इज अ आउटब्रेक ऑफ एंडेमिक।
अब यहाँ पे पानी आएगा, गंदगी बहुत फैलेगी, तो गंदगी फैलेगी तो बीमारी फैलेगी, बीमारी यानी एंडेमिक यानी साथ रोग फैलेगा, यानी बहुत सारे लोग बीमार पड़ेंगे, जगह जगह आपको बीमारी, जैसे कोरोना काल में देखा था हमने, बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे, तो वैसी बहुत सारी बीमारी ऐसी दिखेगी हमें कि बीमारी फैल रही है। एंड ड्यू टू द डर्टी वाटर लेफ्ट बिहाइंड, और ये बीमारी क्यों फैलेगी, क्योंकि डर्टी वाटर जो है वो लास्ट में बचेगा। तो ये हो गए सुनामी के इफेक्ट, समझ में आ गया। अब देखते हैं सेफ्टी मेजर्स, हमें सेफ्टी मेजर्स क्या लेना है। अब हम सुनामी को रोक तो नहीं सकते, कुछ हमारे पास इतनी ताकत तो है नहीं कि हम सुनामी को रोक सके। हम सिर्फ सेफ्टी क्या कर सकते हैं, जब भी गाइस व्हेन देयर इज अ सुनामी, तो सुनामी आने से पहले ही सरकार को पता चल जाता है कि सुनामी आने वाला है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, न्यूज़पेपर से या फिर रेडियो से, टेलीविजन से वार्निंग दे देती है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, अब सुनामी यहाँ से आएगी तो यहाँ पे जाएगी, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको वार्निंग दी जाती है कि आप जल्दी से जल्दी, सुनामी इस जगह पे आने वाला है, तो हो सके तो ऊपर की जगह जो है वो शिफ्ट हो जाइए, यानी ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाइए जहाँ पे सुनामी की जो लहरें हैं वो नहीं पहुँचेगी। यानी व्हेन देयर इज अ सुनामी वार्निंग रीच हायर ग्राउंड, हायर ऊपर चले जाइए, किसी पहाड़ पे चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, जहाँ क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो आप चले जाइए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया जाता है, ठीक है, तो वो हमको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, ये हम सेफ्टी मेजर्स कर सकते हैं, क्योंकि हम रोक तो नहीं सकते सुनामी को। दूसरा, डू नॉट रिटर्न्स टू अफेक्टेड एरिया, और वापस नहीं आना, कब तक वापस नहीं आना, जब तक अंटिल इट इज डिक्लेयर्ड सेफ फॉर द अथॉरिटीज, जब तक गवर्नमेंट या अथॉरिटी जो है वो डिक्लेयर नहीं कर देती कि अब आप वापस आ सकते हैं, यहाँ पे अब सेफ है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब सुनामी चला गया है, पूरा जो गंदगी थी वो भी साफ हो गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है, ये जब डिक्लेयर होता है तब आपको जो है वो वापस आना है, तब तक आपको वापस नहीं आना है। तो ये हमें सेफ्टी मेजर जो है ये देखने हैं, इफेक्ट देखने हैं, और सुनामी क्या होता है ये भी आपने जो है वो सीख लिया। तो अब देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी जो आपत्ति आती है तो उसको हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं वो। अब बात करते हैं गाइस डिजास्टर मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का, कोई भी चीज़ है, आपके घर पे कोई फंक्शन चल रहा है तो उसको आपको मैनेज करना है, तो क्या क्या चीज़ें करेंगे आप, तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई कैटरिंग की व्यवस्था किसको दी है, बलून्स किसको दिए हैं, तो वो बराबर आया नहीं टाइम पे, लेट आया तो उसको कॉल करेंगे, तो पूरी जो है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अब जब कोई आपत्ति आती है तो उस वक्त हमें किस प्रकार की मैनेजमेंट करनी है, सबसे पहले हम डिजास्टर मैनेजमेंट को समझते हैं। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, टेकिंग केयर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय डिजास्टर। तो सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या आता है, डिजास्टर यानी आपत्ति आने के बाद लोग अफेक्ट होते हैं, किसको कुछ चोट लगती है, कोई कहीं पे डूब रहा होता है, किसी को चक्कर आते हैं तो उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई भूखा होता है तो उसको खाने की ज़रूरत होती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे पहले टेकिंग केयर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय डिजास्टर, यानी उनकी केयर लेने की बहुत हमें ज़रूरत होती है, उनकी केयर लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ डिजास्टर, और ऐसी स्टेप्स हमें लेनी है जिससे फिर से वो डिज़ास्टर ना आ सके। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि फिर से वो डिज़ास्टर नहीं आ सकता, जैसे कि हम जो है वो प्लांट लगा सकते हैं, ट्रीज लगा सकते हैं जिससे डिज़ास्टर बच, यानी जो कुछ भी चीज़ें होती है जिसको हम डिज़ास्टर से प्रिवेंट कर सकते हैं वो हम चीज़ें करेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब हेल्प की बात अगर हम बात करेंगे तो आफ्टर डिज़ास्टर जब कोई घटना घट जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनो आ जाता है, सुनामी आ जाता है, फ्लड आती है, ड्रॉट कंडीशन आती है, तो उनको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है लोगों को। अब रेस्क्यू टीम, आपने देखा होगा कि अगर फ्लड आती है तो रेस्क्यू टीम आती है, बेल्ट वेल्ट पहन के वो लोगों को बचाती है, तो रेस्क्यू टीम की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, खाने पीने के लोगों के पास होता नहीं है तो उसकी ज़रूरत होती है, तबीयत ख़राब हो जाती है तो मेडिसिन की ज़रूरत होती है, क्लोथ की ज़रूरत होती है, शेल्टर यानी रहने के लिए आसरा नहीं होता, उनके घर सब डूब जाते हैं, बह जाते हैं, उनको शेल्टर की ज़रूरत होती है। तो ये सभी किस में आता है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हमको उनको ये प्रोवाइड करना है, ठीक है। द अफेक्टेड प्लेस नीड टू रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन। अब देखिए अफेक्टेड एरिया यानी जिनके घर जो है वो टूट फूट गए हैं तो उनको रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, अगर पूरा का पूरा घर चला गया तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करके देने की ज़रूरत होती है। तो ये सब किस में आता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। अब डिस्टर्ब पावर एंड वाटर सप्लाई टू बी रिस्टोर। अब कोई भी अगर डिज़ास्टर आता है तो लाइन चली जाती है, पानी की समस्या आती है, तो उसको रिस्टोर करना यानी फिर से पुनर्जीवन करना, फिर से पहले जैसा करना वो ज़रूरी होता है, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए
अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है डिजास्टर मैनेज की? तो वैसे तो हर इंसान की डिजास्टर मैनेजमेंट यानी जो भी इच्छा है, तो हम अगर आपके आजू बाजू में डिजास्टर कहीं होता है तो अगर आप उसमें नहीं आते तो जो लोग फंसे हुए हैं तो उनकी सुरक्षा करना हमारा भी परम कर्तव्य है, ये सबसे पहले। तो बाद में आता है भाई गवर्नमेंट उसकी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, आर्मी वाले लेते हैं। रेड क्रॉस एक संस्था है जिसमें 97 मिलियन मेंबर्स है, तो वो भी वहाँ पे मदद देने के लिए आते हैं। वॉलंटरी एजेंसीज लाइक NGO, कुछ संस्था होती है जिनको बोला जाता है NGO, इसका मीनिंग होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं होती है जो मदद देती है इन जो लोग हैं, उनमें फंसे हुए लोग हैं या कोई भी जो ऐसे लोग हैं जिसमें डिजास्टर में अड़के हुए हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट में। यानी हम उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं, हमारे से जितना हो सके उतनी हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो उसी ही क्या बोला जाता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। और ऐसी घटनाएं बार बार ना हो इसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आज गाइज हमने क्या क्या पढ़ा? ड्रॉट पढ़ा, सुनामी पढ़ा और डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो 7 नंबर का चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करेंगे। और तो कुछ नहीं, तो बस एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।